हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सौंदर्य आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जीडी एसएससी जीडी के बारे में देखेंगे और एसएससी जीडी से रिलेटेड वर्तमान तक जितने भी क्वेश्चन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हैं, हम उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये आता है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई। तो भारत में जो पहला सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में। कब हुई थी? 1854 में। अच्छा, ये जो सूती मिल की स्थापना हुई थी ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित हुई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अब यही से एक चीजें और है कि पहला जैसे सूती मिल बनी मुंबई में, तो इसी तरह अगर पूछा जाए कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो भारत का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस कारखाना है दोस्तों, ये गोवा में स्थापित किया गया था। यह स्थापित किया गया था 1565-56 में। ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में स्थापित किया गया। यानी पहला जब प्रिंटिंग प्रेस की हम लोग बात करते हैं तो ये 1856 में पुर्तगालियों के द्वारा कहाँ स्थापित हुआ था? गोवा में। सेम इसी तरह से अगर हम बात करें कि सूरत ऑप्शन में है, तो पहली बार भारत में तंबाकू की खेती, किसका खेती? तंबाकू का क्राप। तंबाकू की अगर हम बात करते हैं तो पहला तंबाकू का खेती सूरत में आरंभ होती है। और सूरत में जो तंबाकू की खेती आरंभ होती है, इस खेती को किसने आरंभ किया था? 1605 में ये पुर्तगालियों के द्वारा आरंभ किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा आरंभ किया गया था। उस समय मुगल जो शासक था वो था जहांगीर। किसके समय शुरू किया तंबाकू की खेती? जहांगीर के समय। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि जहांगीर ने तंबाकू को प्रतिबंधित भी किया था। क्या किया था? ये प्रतिबंधित। यानी अगर क्वेश्चन बनता है कि तंबाकू को खेती को पहली बार प्रतिबंधित करने का श्रेय किसे जाता है, तो तंबाकू की खेती को पहली बार प्रतिबंधित करने का भी श्रेय किसको जाता है? जहांगीर को जाता है। जहांगीर ने प्रतिबंधित भी किया था और इसी के समय तंबाकू की खेती भारत में आरंभ भी की गई थी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। आया है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो जब गणेश चतुर्थी की बात होती है तो ये त्योहार बेसिकली महाराष्ट्र में मनाया जाता है, यानी ये मुंबई में मनाया जाता है। अच्छा, अब गणेश चतुर्थी के बारे में अगर हम देखते हैं तो गणेश चतुर्थी बेसिकली किससे संबंधित है? ये तिलक जी के द्वारा आरंभ किया। किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तिलक जी के द्वारा आरंभ किया गया था। अब तिलक जी में से दो तीन फैक्ट हैं जो हमारे परीक्षा में आते हैं। नंबर 1, तिलक का जो समाचार पत्र था उसका नाम है मराठा और केसरी। अब इसमें दो चीजें ये खासियत है, जो मराठा समाचार पत्र आता था ये अंग्रेजी में आता था। किसमें आता था दोस्तों? अंग्रेजी में आता था। और जो केसरी होता था ये मराठी में आता था। दूसरी, शिवाजी के द्वारा ही गणेश महोत्सव के अलावा तिलक जी के द्वारा गणेश महोत्सव आरंभ किया था। कौन सा महोत्सव? गणेश महोत्सव। इनके साथ इन्होंने एक और महोत्सव आरंभ किया। कौन सा? शिवाजी महोत्सव। तीसरा, तिलक जी से इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हें लोकमान्य की उपाधि की बात आती है। किसकी टाइटल दोस्तों? लोकमान्य की उपाधि। तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि चापेकर ब्रदर्स के द्वारा दी गई थी। किसने दिया था? चापेकर ब्रदर्स। अच्छा, यहां तक तिलक जी से और एक दो फैक्ट है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। एक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि तिलक जी कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। किसके अध्यक्ष नहीं बने हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष। यानी जब तिलक जी की बात होगी तो ये कभी भी कांग्रेस की चेयरमैन नहीं बने हैं। और तिलक जी का जो अगला फैक्टर है, एक तो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, दूसरी चीज इन्हीं को गरम दल का पिता भी कहा जाता है। किस दल का?
गरम दल का पिता, यानी फादर ऑफ वायलेंस भी तिलक जी को बोला गया, गरम दल का पिता कहा गया। अच्छा, एक चीज और है, बिना ताज का बादशाह, ये उपाधि किसे मिली है? ये भी तिलक को मिली है, यानी बिना ताज के बादशाह, ये किसे बोला जाता है बेसिकली? तिलक जी को। अच्छा दोस्तों, एक चीज और है तिलक में, तिलक जी का जो डेथ हुआ था, तिलक जी की बेसिकली जो मृत्यु हुई थी, गांधी जी का असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, यानी 1 अगस्त 1920 के समय ही तिलक का क्या हुआ था? डेथ भी हुआ था। तिलक की मृत्यु, यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन आरंभ होता है और उसी दिन तिलक जी का डेथ भी होता है। अच्छा दोस्तों, इनके अलावा तिलक जी से और क्या रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं? ये तो फैक्टर है। इसके बाद तिलक जी से एक क्वेश्चन और रिलेटेड करता है कि जैसे कि तिलक जी ने क्या किया था, तिलक जी का एक बहुत ही फेमस चीज था, ठीक है, इन्होंने होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन को भी आरंभ किया था, यानी भारत में होम रूल आंदोलन जो था, ये तिलक के अलावा एनी बेसेंट का भी इसमें योगदान था। किसका योगदान था दोस्तों? एनी बेसेंट। लेकिन इस मूवमेंट को सबसे पहले होम रूल आंदोलन को भारत में आरंभ करने वाले तिलक थे, ठीक है। इन्होंने स्वराज शब्द का भी प्रयोग किया था, स्वराज, इनका नारा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी हम ये कह सकते हैं कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह भी स्लोगन तिलक जी का है। अब यहाँ पे दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है तलाश गुफाएं। तलाश गुफाएं कहाँ है? तो तलाश गुफाओं की जब भी बात होती है तो ये गुजरात के भावनगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? भावनगर में। जब भी गुफाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो बेसिकली 3 गुफाएं फेमस हो जाती है। कितनी गुफाएं फेमस होती हैं? तलाश, नंबर 1 एलोरा की गुफा, नंबर 2 अजंता की गुफा, नंबर 3 एलिफेंटा की गुफा। यहां से हमारे जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन अभी तक बने हैं, इन तीनों गुफाओं से मिलाकर ये 4 गुफाओं से क्वेश्चन आते हैं। तो एलोरा की गुफा, ये दोनों गुफाएं कहाँ पे हैं? ये दोस्तों औरंगाबाद में। कहाँ पे है? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये दोनों गुफाएं स्थित है। इनसे क्या खासियत है, थोड़ा सा इन पे हम लोग फोकस करेंगे। जो एलोरा की गुफा है, एलोरा की गुफा की क्या खासियत है? एलोरा की गुफा की सबसे ज्यादा खासियत यह है कि इसमें कुल 34 टेम्पल है। 34 में जो 17 मूर्तियां हैं अकेले हिंदू से है, 12 जो है इसमें ये बौद्ध से है, और 5 जो यहाँ पे है गुफाएं वो जैन धर्म से है। और हिंदुओं में भी जो प्रसिद्ध मूर्ति, अगर हम एलोरा की बात करें तो यहाँ पे लिख रहे हैं एलोरा की जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है, यानी यहाँ पे गुफा में 17 हमने बताया हिंदू रिलीजन से है, तो उसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर। अब कैलाश मंदिर को एलोरा की वजह से जो इतनी भी गुफाएं हैं, जनरली इसे राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाई गई। एलोरा की गुफा कौन बनवाया है? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, यानी एलोरा की जो भी गुफाएं निर्मित है वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा निर्मित है। और इन एलोरा की गुफाओं में जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है उसी को हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं, कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर एलोरा के राष्ट्रकूट शासक थे जिनका नाम है कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रहे दोस्तों, जिस तरह से कैलाश मंदिर एलोरा में है उसी तरह से कैलाश मंदिर एक कांची में भी है। कहाँ पे है दोस्तों? कांची में कैलाश मंदिर है। और इस कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन धृति ने कराया था। नरसिंह वर्मन धृति ने कराया था, और ये नरसिंह वर्मन धृति के द्वारा कराया गया था, जो पल्लव डायनेस्टी रूलर्स है। किस वंश के थे ये? पल्लव वंश के थे।
पर लवण से थे। अच्छा दोस्तों, ये चीजें क्लियर हो। अच्छा, यहाँ तक एक दूसरी गुफा है यहाँ की फेमस, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा किससे संबंधित है? अजंता की गुफाओं में बौद्ध से संबंधित है। और अजंता की जो मैक्सिमम गुफाएं हैं, ठीक है, बौद्ध में महायान से संबंधित है। किससे है? महायान से। और इनकी जो बेसकली मूर्तियां हैं वो गुप्त कालीन है। किस कालीन से है? गुप्त कालीन मूर्तियां मिलती है। ठीक है दोस्तों। अब एलिफेंटा की गुफा जो होती है, एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? एलिफेंटा का गुफा ये महाराष्ट्र पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया के रास्ते होकर जाना पड़ता है, मुंबई। अच्छा, एलिफेंटा की जो गुफाएं निर्मित है, इसको किसने बनवाया? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसे भी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ही बनवाया गया है। और इसमें त्रिमूर्ति यानी भगवान शिव का जो त्रिमूर्ति है ये प्रसिद्ध है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है राष्ट्रकूट की भी जो गुफाएं हैं ये भी मुख्यतया शैव रिलीजन से रिलेट करती है। ठीक है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन पे और फोकस करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। देखो, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल सही। अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, नहीं, बल्कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद नमकीन नहीं बल्कि क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है। अगला दिया है कि जो क्षार होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। नहीं, क्षार ऐसा नहीं करती, बल्कि क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। यानी क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को, लाल लिटमस को, क्षार जो था लाल लिटमस को नीला करता है। और अम्ल में सेम यही चीज, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को, कौन से लिटमस को? नीले लिटमस को क्या करता है? ये लाल करता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट आया कि हम कहते हैं पीएच मान। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान के बारे में थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे कि पीएच स्केल्स क्या है, यहाँ पे बताने की बात करेंगे। पीएच स्केल्स, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये 0 से 14 के बीच होता है। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? सेरेंसन के द्वारा। इसमें दोस्तों ये होता है कि 7 पीएच से कम, अगर 7 है पीएच, अगर इससे कम कर दें तो ये एसिड होता है, और 7 पीएच से ज्यादा रहेगा तो क्या होता है? बेस होता है। और 7 पीएच क्या होता है? बेस का मतलब होता है क्षार। 7 क्या होता है? 7 पीएच न्यूट्रल होता है। और जो 7 पीएच न्यूट्रल होता है ये उदासीन है। ठीक है दोस्तों। ये 7 पीएच, अब देखो जैसे हम कहते हैं कि शुद्ध जल, प्योर जल कितने पीएच होता है मान, तो आप कहोगे शुद्ध जल 7 पीएच उसका मान होता है। ठीक है। और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 7 जो पीएच होता है वाटर, इसका प्रयोग बैटरी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों? बैटरी में। सबसे शुद्ध जल की बात होती है तो सबसे शुद्ध जल कहाँ मिलता है हमें? वर्षा का जल होता है। ठीक है। लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है दोस्तों। और 7 पीएच के जल में, यानी अगर 7 पीएच का जल है तो उसमें उसकी खासियत है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो क्वेश्चन आता है कि कितने पीएच में जल प्रवाहित नहीं होती, तो 7 पीएच में। अब इसका मतलब दोस्तों ये मत समझ लेना कि वर्षा का जल शुद्ध जल है, 7 पीएच है, तो उसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करा सकते नहीं। ये माना जाता है कि उसमें जब कोई चीजें पार्ट नहीं मिली हुई है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। दोस्तों अब 4 क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन को फिर से हम एनालिसिस करेंगे